जी नमस्कार, मैं रविरंजन नीलर और यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं संविधान की प्रमुख विशेषताएं पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने संविधान की निर्माण प्रक्रिया और संविधान की प्रस्तावना पर हम लोगों ने बातचीत किया है। आज देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है और ये विशेषताएं हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारा जो संविधान है वह सबसे लिखित लंबा संविधान है। देखते हैं कि विश्व में कहीं भी देश में आपको इस तरह के इतना लंबा लिखित संविधान देखने को नहीं मिलेगा। लिखित संविधान कहने का मतलब हुआ जिस देश का संविधान वहाँ के संविधान सभा के द्वारा निर्माण किया गया है, उस देश के नागरिकों के द्वारा जो संविधान सभा का गठन होता है और उनके द्वारा जो संविधान सभा का गठन किया जाता है और फिर उन गठन के उपरांत जो एक लिखित संविधान का निर्माण होता है वही लिखित संविधान कहते हैं। जैसे कि भारत, अमेरिका। लेकिन इसके विपरीत हम ब्रिटेन में जाएंगे तो देखेंगे वहाँ के संविधान को हम लिखित संविधान नहीं कहते। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन का जो संविधान है वह अलिखित संविधान है। वह इसलिए क्योंकि ब्रिटेन का जो नियम कानून बना है वह वहाँ के जो रूढ़ परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, बस उन्हीं को कानूनी रूप में पिरो दिया गया है। उनको एक इस तरह के संविधान सभा का गठन करके नहीं बनाया गया। इसलिए हम ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान कहते हैं। अगर प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि किस देश के संविधान को अलिखित संविधान कहा जाता है तो आप टिक आउट कीजिएगा ब्रिटेन के संविधान। और लिखित संविधान में तो भारत, अमेरिका जैसे देशों के नाम ले सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा लिखित, सबसे लिखित लंबा लिखित संविधान। और लंबा लिखित संविधान होने के कारण क्या है? इसके पीछे कारण है भारत के जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, भौगोलिक स्थिति है, पहला। दूसरा, यहाँ जो भारत एक विविधता वाला देश है, यहाँ पे विभिन्न धर्म, संप्रदाय, मजहब के लोग रहते हैं। इसके लिए ये सब सारे तरह का प्रावधान किया गया ताकि किसी भी प्रकार का, किसी भी लोग का जो उनको अधिकार है उन अधिकारों से नागरिकों को वंचित नहीं किया जाए। इसीलिए हम देखते हैं कि जब मूल संविधान था हमारा, उस संविधान में 365 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, 22 भाग, लेकिन 2016 के अनुसार अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर 465, अनुसूची 12 और भाग 25 हुआ। इस प्रकार से देखते हैं कि दिनानुदिन जब हम स्वतंत्र हुए तब से लेकर आज तक, यानी जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही है और जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती है उस तरह से हमारे संविधान में संशोधन किया जाता है और नए कानून को लाया जाता है। इस तरह से अनुच्छेदों की संख्या दिनानुदिन बढ़ते जा रहा है। आगे हम देखेंगे दूसरा जो है संविधान की विशेषता, उसमें देखेंगे विभिन्न स्रोतों से विहित। विभिन्न स्रोतों से विहित कहने का मतलब है जो हमारा संविधान बना है वह विभिन्न देशों में जो संविधान है उन संविधानों को पढ़कर संविधान निर्माताओं ने उन संविधानों को पढ़ा और भली भांति समझा कि कौन सा ऐसा कानून है जो हमारे देश के लिए और वहाँ के नागरिकों के लिए फलदायक होगा, अच्छा होगा। उन कानूनों को संविधान सभा ने गहन विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के उपरांत संविधान में उसको जगह दिया। और फिर देखेंगे जैसे मौलिक अधिकार की बात है तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, राज्य के नीति निदेशक तक आयरलैंड के संविधान से। इसी तरह से अनेक तरह के कानून विभिन्न देशों से लिया गया है, चाहे वह ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका या जापान,
फ्रांस वगैरह। और जो भारत शासन अधिनियम 1935 में जो कानून बनाया गया था भारत में शासन करने के लिए, उनका बहुत बड़ा हिस्सा जस का तस संविधान में रख दिया गया है। आगे देखेंगे नम्यता और अनम्यता का समन्वय, यानी कि नम्यता कहने का मतलब हुआ सौम्य, मुलायम, जिसको हम बोल सकते हैं, और अनम्यता मतलब कठोर। दोनों का क्या है? समन्वय है, यानी कि हमारा संविधान कैसा है? तो लचीला है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बतलाता है। अनुच्छेद 368 और 368 अनुच्छेद में ही बतलाया गया है जो भारत में संविधान संशोधन होगा वह तो दो तरीके से होगा। इसके पहले हम देखते हैं ब्रिटेन में जो कानून बनता है वह आम नागरिकों के द्वारा जैसे कानून पारित किया जाता है, साधारण बहुमत जिसे बोलते हैं, वह साधारण बहुमत के द्वारा होता है। लेकिन भारत में साधारण बहुमत के साथ साथ विशेष बहुमत की भी आवश्यकता पड़ती है। ये अनुच्छेद 368 बतलाता है, यानी कि विशेष परिस्थिति में संविधान संशोधन प्रक्रिया करना पड़ता है, जिसके अनुसार जो संसद के जो मुख्य भाग हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये लोकसभा और राज्यसभा में जितने सदस्य उपस्थित होते हैं उसके 2/3 भाग जो मतदान कर सकते हैं वो, और इनकी क्या होनी चाहिए संख्या? 50+1 होना चाहिए, 50% +1 होनी चाहिए विशेष बहुमत। एक तो ये है, एक है कि संसद के द्वारा पारित हो जाना चाहिए, और फिर जो भारत के जितने राज्य हैं उन राज्यों का क्या होना चाहिए? तो 50+1% होना चाहिए। ये हो गया विशेष बहुमत। तो साधारण बहुमत से भी यहाँ पे कानून बनता है और विशेष बहुमत से भी कानून बनता है। इसलिए हम भारत के संविधान को न कठोर कह सकते हैं और नहीं मुलायम, दोनों का समन्वय है, उसे हम लचीला रूप देते हैं। इसीलिए बोला गया है नम्यता और अनम्यता का भारतीय संविधान क्या है? समन्वय है। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था अपनाए हुए भारत। एकात्मकता कहने का मतलब हुआ भारत में बहुत सारी ऐसी व्यवस्था है जो कहीं ना कहीं एकात्मकता की ओर, झुकाव की ओर इंगित करता है। जैसे में हम नागरिकता को देख सकते हैं। एकात्मकता की ओर जब हम बात करते हैं तो कौन कौन तत्व? तो पहले तो संघीय सरकार हो गया, संघीय सरकार, उसके बाद एकल नागरिकता, फिर जो केंद्र सरकार के द्वारा जो राज्यों की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति होती है राज्यों में, उनको भी देख सकते हैं, ये भी एकात्मकता के सूचक है। और फिर अखिल भारतीय जो सेवा है, जैसे IAS हो गए, IAS और IPS, IRS, जो अखिल भारतीय सेवा है, जिनका नियुक्ति तो केंद्र सरकार करता है, लेकिन ये पदाधिकारी के रूप में भारत के किन्हीं भी क्षेत्रों में पद स्थापित हो सकते हैं। यह जो एकात्मकता की ओर झुकाव करता है। और अनुच्छेद जो 1 है वह बतलाता है भारत क्या है? तो भारत जो है राज्यों का संघ है। और राज्यों का संघ कहने का मतलब होता है कि भारत का जो राज्य है वह राज्य संघ से अलग होने का अधिकार उन राज्यों का नहीं है। यह संघात्मक व्यवस्था में ही ऐसा है, लेकिन आप देखिएगा परिसंघात्मक व्यवस्था में, जैसा कि सोवियत संघ रूस में पहले था, अब है नहीं। वहां के जो राज्य थे वह 1991 ईस्वी में विघटन हो गए, सारे लोग अलग अलग, सारे राज्य अलग अलग हो गए। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह भारत में व्यवस्था अपनाया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका
कैसे निर्माण हुआ? तो वहाँ पे जो 13 बस्तियां थी, उन 13 बस्तियों को मिलाकर संयुक्त राज्य अमेरिका बना, और उन जो 13 बस्ती है वह आज भी अलग नहीं हो सकती। उसी तरह से भारत भी है, जो भारत के राज्य हैं वह राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। और इसके साथ साथ कोई भी जो भारत का भौगोलिक क्षेत्र है, उस क्षेत्र से अगर कोई बाहर से भारत में इन करना चाहते हैं, अंदर आना चाहते हैं, तो आ सकते हैं। तो देखते हैं कि एकात्मकता की ओर जो प्रमुख लक्षण पाए जाते हैं वो तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, संघीय व्यवस्था की ओर झुकाव है, और बहुत तरह के इसमें तत्व आते हैं। आगे हम देखेंगे सरकार का संसदीय रूप। सरकार का संसदीय रूप हम लोग जानते हैं, हम लोग बहुत दिनों तक ब्रिटिशों के उपनिवेश रहे हैं, जिसके चलते होता क्या है कि ब्रिटेन में जो संविधान होता है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उस सिस्टम से हम लोग वाकिफ थे। वाकिफ होने के कारण होता है यह है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को भारत ने एडॉप्ट कर लिया है। तो संसदीय व्यवस्था को एडॉप्ट कर लिया है, जिसे हम वेस्टमिंस्टर भी कहते हैं, सिस्टम वेस्टमिंस्टर व्यवस्था भी कहते हैं इसको, संसदीय व्यवस्था को, संसदीय व्यवस्था को। ये क्या है? तो ब्रिटेन में एक जगह था वेस्टमिंस्टर, और वहीं पे इस संसदीय व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए इस सिस्टम को हम वेस्टमिंस्टर सिस्टम भी नाम देते हैं। सरकार का संघीय रूप हो गया, और इसके साथ साथ देखते हैं कि जो शासन करने का तरीका होता है, तो भारत में तो संसदीय व्यवस्था अपनाया गया, लेकिन अमेरिका में आप जाइएगा तो वहाँ पे अध्यक्षीय प्रणाली अपनाया गया है। अध्यक्षीय प्रणाली, अगर क्वेश्चन आ जाए, प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि अमेरिका में कौन सा व्यवस्था है, अध्यक्षीय सिस्टम है कि संसदीय सिस्टम है, तो अमेरिका में अध्यक्षीय सिस्टम है, भारत में संसदीय सिस्टम है। और संसदीय सिस्टम किस देश से प्रभावित है? तो संसदीय सिस्टम ब्रिटेन के देश से प्रभावित है। और फिर संसदीय व्यवस्था में होता क्या है? तो इसमें जो कार्यपालिका होता है, कार्यपालिका प्लस व्यवस्थापिका, ये दोनों का समन्वय होता है। क्या होता है? दोनों का समन्वय होता है संसदीय व्यवस्था में। लेकिन अध्यक्षीय व्यवस्था में, अध्यक्षीय व्यवस्था में होता यह है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों में समन्वय नहीं होता है, दोनों में समन्वय नहीं होता है। कहने का मतलब कि भारत में जो सांसद चुन कर जाते हैं संसद में, उन्हीं सदस्यों में से कोई मंत्रिमंडल के सदस्य बन सकते हैं। यह व्यवस्था ब्रिटेन में भी है और यह व्यवस्था भारत में भी। लेकिन अमेरिका में जो अध्यक्षीय प्रणाली है, वहाँ का जो मंत्रालय का गठन होता है, जो मंत्री बनते हैं, वो ऐसा नहीं है कि सीनेट या कांग्रेस के सदस्य होंगे। जैसे भारत में राज्य लोकसभा है, राज्यसभा है, उसी तरह से अमेरिका में सीनेट है और कांग्रेस है। तो वहाँ के सदस्य नहीं होंगे। अमेरिका में अलग उस क्षेत्र के विशेषज्ञ को बनाया जाता है। तो भारत में संसदीय रूप को अपनाया गया। आगे हम देखेंगे एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में जो अगला विशेषता है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका का, तो भारत का जो न्यायपालिका है जो एकीकृत है, इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय होगा, उसके पहले राज्यों का उच्च न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर। इसके बाद क्या होगा? जिला न्यायालय होगा, और इसके बाद क्या होगा? अधीनस्थ, अधीनस्थ। इस तरह के एकीकृत है। अगर
जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, कोई अब सुनवाई होता है, उस सुनवाई से आप ये नहीं है तो आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। अगर इससे संतुष्ट नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय सबसे उच्च न्यायालय, जिसे सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं। तो क्या हो गया, तो ये एकीकृत व्यवस्था है, पिरामिडल स्ट्रक्चर है। और क्या है, ये स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका कहने का मतलब, जैसे कि अगर आप अमेरिका के संविधान में जाते हैं, फिर अमेरिका का जो न्यायपालिका है वह वहाँ पे सर्वोच्च है। और सर्वोच्च कहने का मतलब संघीय व्यवस्था है। और एक और बात यह है कि जो अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय है, संघीय व्यवस्था, संघीय न्यायालय जिसको बोलते हैं, संघीय न्यायालय, यह देश स्तर पर ये करता है। और फिर वहां का राज्य न्यायालय, राज्य न्यायालय, ये जो है राज्य स्तर पर, ये व्यवस्था कहाँ है, तो अमेरिका में है। इसको देखना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हम लोग जो कंपैरिजन करते हैं वह किसी न किसी देश से जरूर करते हैं, क्योंकि उन देशों के आधार पर भारत के संविधान को बनाया गया है। तो संघीय न्यायालय, जिसको सर्वोच्च न्यायालय बना कहते हैं, देश के स्तर पर सुनवाई करता है अमेरिका में। राज्य न्यायालय राज्य के स्तर पर। लेकिन भारत में यह व्यवस्था नहीं है, भारत में ड्यूअल व्यवस्था नहीं है। जो सर्वोच्च न्यायालय होगा वह राज्य के भी करेगा और देश के भी करेगा। अगला हम देखते हैं संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय भाग। ये जो है संसदीय संप्रभुता वाला जो भाग है, ये ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से। और न्यायिक सर्वोच्चता है ये अमेरिका से। कहने का मतलब कि ब्रिटेन में क्या है, संसद संप्रभु है, और न्यायिक सर्वोच्चता जो है अमेरिका से लिया गया है। क्योंकि जब देखते हैं लगातार जो 10 संविधान संशोधन हुआ था अमेरिका में, वह मौलिक अधिकार को ही लेकर हुआ था। और उसमें संसद जो कानून बनाया था उसको निरस्त कर दिया गया था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। और ब्रिटेन में यह व्यवस्था है कि ब्रिटेन का जो संसद कानून बना दिया वह सर्वोच्च है, और वहां के न्यायालय में इसके विरुद्ध कोई भी पटिशन दायर नहीं किया जा सकता। यानी कि ब्रिटेन का संसद संप्रभु है। लेकिन भारत में क्या किया गया, तो संसदीय संप्रभुता को भी लिया गया और न्यायिक सर्वोच्चता को, और दोनों को समन्वय रूप किया गया, दोनों का समन्वय किया गया। कहाँ, भारत में। यानी कि अगर भारत के संसद कोई कानून बनाता है, अगर आपको लगता है कि हमारे हित को सुनिश्चित नहीं कर पाता है, जो हमारा मौलिक अधिकार है उसको हनन हो रहा है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और वहां पे इसका सुनवाई होगा। अगर लगेगा सुप्रीम कोर्ट को ये निरस्त होना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट या जो भी प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट अपना करेगा। तो क्या होगा, भारत संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का दोनों का समन्वय भाग लिया गया। अब हम देखेंगे इस वीडियो का लास्ट टॉपिक मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को दार्शनिक भाग कहा गया है, और यह संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। कितने भाग में, संविधान के भाग 3 में। और मौलिक अधिकार के बारे में जब संविधान निर्माणकर्ताओं ने विचार विमर्श किया तो बहुत इस पे विचार विमर्श हुआ, और बहुत तरह के विचार, कौन सा अधिकार दिया जाए, कैसा अधिकार दिया जाए, समानता का अधिकार क्या होगा, शोषण का अधिकार क्या होगा, स्वतंत्रता का अधिकार क्या होगा, फिर धार्मिक का अधिकार क्या होगा। इन तरह से देखते हैं कि मौलिक अधिकार को संसद
क्या बोलते हैं, संविधान निर्माणकर्ताओं ने गहन विचार विमर्श किया गया। और हम देखेंगे तो मौलिक अधिकार हमें मूलतः मूल संविधान में 7 प्रकार का दिया गया था। वह था समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 16 तक 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, शोषण के विरोध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 32-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। इस 32 अनुच्छेद को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी अनुच्छेदों में इस अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 32 को सबसे महत्वपूर्ण माना। इन्होंने कहा अगर इस अनुच्छेद को, इस आर्टिकल से को संविधान से निकाल दिया जाए तो फिर पूरा मौलिक अधिकार रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और फिर देखते हैं मौलिक अधिकार ये नागरिकों को मिला है, नागरिकों को जरूर मिला है, लेकिन किसके विरुद्ध मिला है, तो राज्य सरकारों को विरोध मिला है। क्योंकि हमारा जो मौलिक अधिकार है वह राज्य सरकार ही छीन सकता है। और फिर जो आर्टिकल 32 है इसके तहत अगर यहाँ के नागरिकों का कोई भी मौलिक अधिकार हनन हुआ है या सरकार उस छीनता है तो इसके तहत आर्टिकल 32 के तहत सीधे अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और सुप्रीम कोर्ट 5 तरह का रिटे जारी करता है। और फिर मौलिक अधिकार और इसके बाद जो डीपीएसपी होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह क्या होता है, यह तो सरकार को इसमें बोला गया है कि आप कानून बनाएंगे, लेकिन मौलिक अधिकार की तरह इस कानून में क्या होगा, आपको नजर रखना है, लेकिन इसे लागू करने का ये नहीं किया गया है। तो मौलिक अधिकार तक हम लोगों ने संविधान की प्रमुख विशेषताएं में इस वीडियो में बात किया। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।